टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग अब क्लास 10th के राजनीति शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्लास 10th के राजनीति शास्त्र है, उसमें भारतीय भवन जो पुस्तक है उस पुस्तक में टोटल 9 चैप्टर है ना। तो हम लोग 9 चैप्टर है तो एक वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा और दूसरे वीडियो में उसमें जितने सवाल है सारे सवालों का हल किया जाएगा, है ना। तो एक चैप्टर को पढ़ने में पूरी डिटेल से 2 वीडियो लगेगी। एक वीडियो को समझेंगे और दूसरे वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो भारतीय भवन में टोटल 9 चैप्टर है, तो हम लोग 18 गो वीडियो के माध्यम से हम लोग राजनीति शास्त्र को पूरे डिटेल से समझ लेंगे मात्र 18 दिनों में, ठीक है। या 18 जो वीडियो होगा आप कैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो भारतीय भवन का जो पहला चैप्टर है, क्लास 10th भारतीय भवन का जो पहला चैप्टर है वो है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो इस वीडियो में हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी जो चैप्टर है इस चैप्टर को पूरे डिटेल से समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, है ना। तो अब जान लेते हैं, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से निर्वाचन में मतलब चुनाव में आए हुए किसी भी दल को मत देकर मतलब वोट देकर अपना प्रतिनिधि मतलब मुख्तार चुन सकती है ना। और उसकी सत्ता मतलब उसी की पावर या उसी की सरकार बना सकती है, ठीक है। जिसको चाहे लोकतंत्र, जो लोकतंत्र ये शब्द है ना, ये 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक लोक, दूसरा क्या है तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ क्या होता है शासन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता के द्वारा शासन, तो जनता जिसको चाहे उसको चुन सकता है। जो भी प्रतिनिधि खड़ा है ना, जो भी मतलब मुख्तार कह सकते हैं प्रतिनिधि खड़ा है चुनाव में, जो भी खड़ा है तो उसको हम अपने खुद की इच्छा से जिसको चाहे उसको वोट देकर और उसको सत्ता में ला सकते हैं, मतलब उसको पावर दे सकते हैं या उसको सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है। प्रजा मतलब लोग ही हुआ, है ना। तंत्र मतलब क्या हो गया, एक शासन, है ना। तो प्रजा के द्वारा या लोगों के द्वारा शासन होती है, उसे लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक होती है। रंग, धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग जैसे विभेद का मतलब क्या होता है, अलगाव, विभेद देखने को मिलते हैं। मतलब जो लोकतंत्र होते हैं, लोकतंत्र मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा देश को चलाया जाता है ना। तो इस देश में लोकतांत्रिक जो देश होता है उसमें विभिन्न अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, संप्रदाय के, लिंग के, है ना, इन सब देशों के लोग रहते हैं और सब में विभेद का मतलब क्या कर सकते हैं, अलगाव को देखने को मिलता है। इन विभिन्नताओं के कारण सामाजिक विभाजन की संभावना बनी रहती है। मतलब लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उसमें अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जो लिंग के लोग रहते हैं, है ना। तो इन विभिन्नताओं के कारण सामाजिक विभाजन की संभावना बनी रहती है। लोकतांत्रिक राज्यों में जनता के बीच विभिन्नताओं, असमानताओं, है ना, और विभेदों के रहते हुए भी उनके बीच तालमेल स्थापित किया जा सकता है। पर यह भी मानना पड़ेगा कि इन विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, है ना। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में द्वंद्व, है ना, इस बिंदु को या इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे टॉपिक किसको पढ़ेंगे, सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति। तीसरे टॉपिक क्या है हमारा इस वीडियो का, लोकतांत्रिक सत्ता में भागीदारी है। इसमें तीसरे टॉपिक को पढ़ेंगे सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर। और चौथा टॉपिक क्या है, विभेदों के तालमेल और संघर्ष, है ना। पांचवा जो है हम लोग का टॉपिक लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, इसका पांचवा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, है ना, विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। और जो लास्ट इस लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी का जो लास्ट टॉपिक है वो सामाजिक विभेदों की राजनीति का परिणाम, है ना। तो इन जो पांचों छह जो भी टॉपिक है तो इन टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ हम लोग समझ लेंगे। इसके बाद हमारा ये लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी पूरे डिटेल से अच्छे तरीके से डिटेल से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में, है ना, भारतीय भवन जो पुस्तक है प्रकाशन है उसका जो क्लास 10th का राजनीति शास्त्र है ना, तो उसका
पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी को पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, लोकतंत्र में द्वंद्व। क्या है, द्वंद्व। ठीक है, लोकतंत्र संवैधानिक रूप से समानता पर आधारित शासन पद्धति। जो लोकतंत्र होता है ना, वो पूरे पूरे संविधान पे आधारित होता है, और उस संविधान में है ना सारे लोगों को पूरे समानता का, सारे लोग जो भी है ना सबको समान अधिकार से जीने का अधिकार होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में दो विरोधी अथवा विभिन्न शक्तियों या विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं आदि में स्वयं खुद को आगे बढ़ाने और दूसरे को पीछे हटाने के लिए होने वाला जो संघर्ष होता है ना, उस संघर्ष को लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व। क्या कहते हैं उसको, द्वंद्व कहते हैं। एक ऐसा नाम की प्रोनाउंस उच्चारण करने में थोड़ी सा दिक्कत होती है ना, क्या है, द्वंद्व। ठीक है, तो क्या कि कोई भी जो लोग होता है ना, अलग अलग विचारधारा वाले लोग जो होते हैं या अलग समुदाय वाले जो लोग होते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाना और दूसरे को पीछे हटाना, है ना, और इनसे जो होने वाली जो संघर्ष होता है ना, उसी को लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। ठीक है ना। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में श्वेत और अश्वेत का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो अमेरिका देश है वहाँ पर भी क्या है, लोकतंत्र में द्वंद्व है। क्या है, द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब कि वहाँ पर भी दो विचारधाराएं वाले जो लोग हैं, दो विचारधाराओं वाले जो लोग हैं, उसमें अंतर को देखा गया है कि तुम काला हो और तुम क्या हो, गोरा हो। दो विचारधारा वाले, दो विचार वाले हो गए, है ना। उसके बाद आयरलैंड में भी कैथोलिको और प्रोटेस्टेंटो, क्या है, आयरलैंड में एक ही धर्म की मानने वाले दो संप्रदाय हैं। एक क्या है, कैथोलिको, और दूसरा क्या है, प्रोटेस्टेंटो, है ना। इन दोनों के बीच, है ना, इन दोनों के बीच भी लोकतंत्र में क्या हुआ था, द्वंद्व को दर्शाया गया था। ठीक है, यदि हम भारत का उदाहरण पेश करें तो इस तरह के लोकतांत्रिक द्वंद्व की कई धारणाएं सामने नजर आते हैं, है ना। जैसे सिक्किम में बिहारी छात्रों को अपने संस्थान से ही नहीं बल्कि सिक्किम राज्य को ही छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र और असम जो वहाँ पे जो एक राज्य है, वहाँ पर भी हिंदी बोलने वाले जो लोग थे, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। ठीक है, लुधियाना में भी जो बिहारी मजदूर थे ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। दुर्व्यवहार को उचित किया गया था, मतलब दुर्व्यवहार, अच्छा व्यवहार उनके साथ भी नहीं किया गया था, अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया था ना। इस तरह के विरोधाभास को दूर करने का प्रयास बराबर चलता आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टॉपिक को समझ लेते हैं। ये पहला टॉपिक समझ में आ गई होगी पूरी अच्छी तरह से ना। क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र में पहला टॉपिक क्या है, लोकतंत्र में, है ना, द्वंद्व। क्या है, द्वंद्व। इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल से समझ लीजिए कि दो विचारधारा वाले लोग, मतलब दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं ना। वो एक को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को पीछे करता है, पीछे घिसता है, दूसरे को बुराई करता है, दूसरे से विरोध करता है, दूसरे से क्या करता है कि मान लेते मारपीट करता है ना। उसी को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र में, मतलब लोगों के शासन वाला जो देश है उसमें क्या हो रहा है कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, लोकतंत्र में द्वंद्व। क्या बोला जाता है, द्वंद्व। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टॉपिक या अगले टॉपिक को जान लेते हैं, सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति। ठीक है, किसी भी समाज में विभेदों की उत्पत्ति अनेक कारणों से होती है, जैसे भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सब कारणों की वजह से, है ना, समाज में विभेद मतलब अलगाव उत्पन्न होता है। विभेद का मतलब क्या होता है, अलगाव उत्पन्न होता है। इन सबों के आधार पर, है ना, उनमें विभेद बना रहता है। सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण जन्म को माना जाता है। किनको माना जाता है, जन्म को माना जाता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी विशेष परिवार में होता है, उस परिवार का संबंध किसी न किसी जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र से अवश्य होता है। ठीक है, स्वाभाविक है कि व्यक्ति विशेष का संबंध भी उसी जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, है ना, क्षेत्र से हो जाता है। इस प्रकार जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर सामाजिक जो विभेद, अलगाव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि व्यक्तिगत विभेद भी सामाजिक विभेद उत्पन्न करने में सहायक होती है। व्यक्तिगत विभेद भी, वो तो जन्म के आधार पे था कि कोई आदमी का जन्म हुआ है ना। अगर वो मान लें हिंदू जन्म में हुआ है तो वो हिंदू धर्म को सपोर्ट करेगा, दूसरे धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। या फिर कोई आदमी का जन्म हुआ है मुस्लिम धर्म का, तो वही धर्म को सपोर्ट करेगा। इसी से क्या होता है कि विविधता आ जाता है
है ना, हम लोगों को सारे धर्म को मानने चाहिए। ठीक है, हम जिस धर्म में पैदा हुए, जन्म हम मेरा हुआ है, उस धर्म को मानेंगे, ज़्यादा मानेंगे, लेकिन दूसरे धर्म के साथ बुराई नहीं करेंगे, उसके धर्म को भी मानेंगे, उसके धर्म को भी अवहेलना मतलब बुराई-वुराई ये सब कुछ नहीं करेंगे। वो भी मना रहा है, हम भी मना रहे हैं, हम भी खुशी से मनाएँगे, वो भी खुशी से मनाएगा, तो कोई भी विभेद नहीं होगा, है ना? लेकिन व्यक्तिगत विभेद भी क्या होता है, सामाजिक विभेद उत्पन्न करने में सहायक हो जाती है। जैसे लिंग, रंग, नस्ल, धन, स्त्री-पुरुष, है ना? काले-गोरे, लंबे-नाटे, गरीब-अमीर, शक्तिशाली-कमज़ोर, इन सब की वजह से भी, ये सब तो व्यक्तिगत है ना, व्यक्ति खुद से नहीं ये अलगाव को, विभेद को जन्म दिया, खुद से नहीं ये बनाया है। तो इन सब की वजह से भी, है ना, सामाजिक विभेद में परिवर्तन हो जाता है और समाज में विभेद उत्पन्न होने लगते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं, बनने लगते हैं, ठीक है? विविधता अच्छी चीज़ है, परंतु यह राष्ट्र के घातक है, राष्ट्र के लिए घातक भी है ना? धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, जाति आदि के नाम पर आपस में उलझना राष्ट्र को कमज़ोर बना देता है। क्या कर देता है? कमज़ोर बना देता है। सामाजिक विभेद का सामाजिक विभेद का जन्म अपनी-अपनी पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से अवश्य होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उससे हमेशा सामाजिक विभाजन का ही खतरा बना रहे। ठीक है? अब हम लोग सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर को समझ लेते हैं, जो ये हमारा अगला टॉपिक भी है, सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर। ठीक है? तो एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएँ हैं ना, वे सामाजिक विभेद का रूप धारण कर लेती है ना? कोई भी एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में अलग-अलग जाति के लोग, धर्म के लोग, भाषा के लोग, संप्रदाय के लोग जो होते हैं ना, तो इन सब में जो भिन्नताएँ होती है ना, उससे क्या होता है कि सामाजिक विभेद का जन्म होता है। लेकिन है ना? लेकिन धन, रंग, क्षेत्र का अगर विभेद होने लगता है ना, तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, मतलब समाज को बँटवारा होने के कगार पे ला देता है ना? अगर कोई क्षेत्र है उसमें, है ना, पैसा के लिए, रंग के लिए, क्षेत्र के लिए, इन सब के लिए विभेद होता है, तो सामाजिक विभाजन का वो रूप ले लेती है, ठीक है? अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, विभेदों में तालमेल और संघर्ष, ठीक है? ये हमारा अगला टॉपिक है, विभेदों में तालमेल और संघर्ष। लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, परंतु विविधता में एकता भी लोकतंत्र का ही एक गुण है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को गले लगाया जाता है। इसमें विभिन्न धर्म के अनुयायी मिलजुल कर रहते हैं। इसमें विभिन्न धर्म के जो मानने वाले, अलग-अलग तरह के धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं, मिलजुल कर आपस में रहते हैं, है ना? उसमें यह धारणा विकसित हो जाती है कि उनके धर्म अलग-अलग तो अवश्य हैं, परंतु उनका राष्ट्र क्या है? एक है ना? हम क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य के नागरिक हैं। भारत में विविधता शुरू से ही है, पर हम लोग, है ना, भारत में मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग यहाँ पे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जो सिख, ईसाई, ये सब हम यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं, है ना? हिंदू और मुसलमान मुगल शासकों के समय से भी, है ना, साथ-साथ रहते हैं। पर्व त्योहार के अवसर पर भी हम लोग क्या रहते हैं, साथ मिलजुल कर रहते हैं। होली, दीपावली और दशहरा आदि पर्वों में मुसलमान भाई भी साथ देते हैं। ईद के मौके पर हिंदू भाई भी मुसलमान साथियों को मुबारकबाद देते हैं। सिख के गुरुद्वारे में भी हिंदू जाते हैं और हिंदू मंदिरों में, है ना, सिख धर्मावलंबी भी पूजा करने जाते हैं। अलग-अलग होते हुए भी हम भारतवासी एक हैं, है ना? इसका सबसे ताज़ा उदाहरण वाराणसी में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोट है ना? इस अवसर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एकता और सहिष्णुता मतलब सब धर्म को एक नज़र से देखने वाला, है ना, देखी गई है, मतलब सब से प्यार मोहब्बत, है ना? तो इस अवसर पर भी हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एकता और सहिष्णुता को देखा गया है ना, वो बहुत ही अद्भुत थी। दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर इस संकट का, है ना, डट कर सामना किया है। अब हम लोग एक और उदाहरण को जान लेते हैं कि ना, मंदिरों के शहर वाराणसी में नाजनीन नामक एक मुसलमान लड़की ने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिपिबद्ध कर, है ना, सर्वधर्म, है ना, समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। वाराणसी की अनेक मुस्लिम लड़कियों की सोच नाज़नीन से मिलती-जुलती है। गैर सरकारी संगठन, है ना, विशाल भारत संस्था, गैर सरकारी संगठन विशाल भारत संस्थान से जुड़ी ये मुस्लिम युवतियां देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बचाए रखने में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भी करती है। भारत ही नहीं, अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, ठीक है? तो इन सब के मदद से, इन सब की बातों के उदाहरण से हम लोग क्या समझे कि अलग-अलग होने के बावजूद भी क्या है, एक हम लोग रह सकते हैं, हम लोग एक भारतवासी बन के रह सकते हैं, ठीक है? सामाजिक विभेद
कि एक पक्ष के बारे में हम लोग जान ही गए, मतलब एक उसका जो फायदा कह सकते हैं या जो एक अच्छाई था उसको तो जान ही गए, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक घातक भी है। जो सामाजिक जो विभेद है, जो अलगाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक भी है। धर्म, धन, क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर आपस में उलझना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बना डालता है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है ना। दुश्मन देश है ना इसका लाभ उठाकर आक्रमण कर सकते हैं, है ना। जब तक विविधताएं एक सीमा में रहती है तब तक कोई परेशानी नहीं होती है, परंतु जब विविधताएं सीमा का उल्लंघन करने लगती है तब सामाजिक विभाजन है ना एकदम तय हो जाता है कि समाज का क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक को जान लेते हैं, विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ा है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, मतलब अब जो हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो ये टॉपिक क्या है, विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव, है ना। सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। सामाजिक विभेद राजनीतिज्ञों के लिए एक अस्त्र सा समान बना हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक इसका लाभ उठाने में, जो राजनीतिज्ञ है मतलब राजनीति करने वाले जो व्यक्ति है, राजनीतिज्ञ जो है इसका लाभ उठाने में पीछे नहीं रहते हैं, है ना। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन और उसकी नीति, उसकी जो जीत होती है ना, सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विभेद, जो समाज में झगड़ा जो होता है ना, वो उसके लिए सहायक हो जाते हैं। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में एक धर्म मानने वाले, है ना, एक ही धर्म के मानने वाले वो दो समूह में बट गए थे। ठीक है, एक था, है ना, प्रोटेस्टेंट, क्या था, प्रोटेस्टेंट, और दूसरा कैथोलिक था। कैथोलिक समूह में क्या हो गए थे, बट गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के दो प्रमुख राजनीतिक दल भी इसी आधार पर गठित किए गए थे। ये दोनों दल, है ना, इनके बीच जो टकराव को रोकने की अपेक्षा, ये जो दोनों दल था या फिर ये दोनों जो पार्टी था, इन दोनों के बीच को टकराव को रोकने की अपेक्षा, है ना, बढ़ाने का काम करती थी। मतलब ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो एक समूह है, तो इन्हीं के एक अलग अलग, ये दोनों का एक अलग अलग का हुआ था, पार्टी बन गया था, पार्टी का गठित हो गया था, मतलब निर्माण हो गया था, बन गया था, है ना। तो ये जो पार्टी था ना, इन दोनों को सुलझाए रखने का काम नहीं करती थी, इन दोनों में टकराव को रोकने का काम नहीं करता था, है ना, और ही बढ़ाने का काम करता था। यहाँ कैथोलिक जो है ना, तो कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो पार्टी था ना, उस पार्टी का नाम क्या था, नेशनलिस्ट था। नेशनलिस्ट पार्टी था, जो है ना उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में मिलाना चाहती थी। और वहीं प्रोटेस्टेंटों का हित देखने वाली, है ना, यूनियनिस्ट, क्या है, यूनियनिस्ट पार्टी उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटेन में मिलाना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो पार्टी का गठित हुआ था, यहाँ पे जो दो पार्टी का गठित हुआ था, है ना, तो दो पार्टी का गठित हुआ था। तो यहाँ पे जो कैथोलिक जो समूह है ना, इसके पार्टी का नाम नेशनलिस्ट था, और यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंटो जो पार्टी जो समूह है, इसका पार्टी का नाम यूनियनिस्ट था। तो इन दोनों पार्टी का अलग अलग कह सकते हैं मांग था। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप दोनों सामाजिक समूहों के बीच, है ना, विभेद को बढ़ावा, विभेद हो गया, क्या हो गया, विभेद हो गया, अलगाव हो गया। ठीक है, तो अलगाव को देने के लिए यहाँ के जो राजनीति जो पार्टी था ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब यहाँ के जो राजनीति था ना, वो राजनीति के द्वारा ही यहाँ पे क्या हुआ था कि और ही ज़्यादा इन दोनों पार्टी, राजनीति पार्टी से मिल रहा है, तो इन्हीं पार्टी के द्वारा, राजनीति के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ था, और ज़्यादा विभेद हो गया था, है ना। यह सौभाग्य की बात है कि ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों के बीच जो संघर्ष हो रहा था ना, उसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, मध्यस्थता कर दिया। क्या कर दिया, दोनों के बीच जो ये सब जो विभेद था उसको सुलह कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, सामाजिक विभेदों की राजनीति का परिणाम, है ना। तो हमारा अगला टॉपिक अब जो पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है, सामाजिक विभेदों की राजनीति का परिणाम। ठीक है, सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, इसे स्पष्ट किया गया है। एक उदाहरण से समझते हैं, युगोस्लाविया में धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभेद का
विभेद इस हद तक बढ़ गया था कि वहाँ विभेदों की राजनीति ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करके युगोस्लाविया को ही खरबूजे की भांति कई टुकड़ों में काट कर रख दिया था। स्पष्ट है कि जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तन हो जाता है ना, तब देश का विखंडन होना तय हो जाता है। ठीक है, जो सामाजिक विभेद होता है ना, वो राजनीतिक विभेद में बदल जाता है ना। सामाजिक विभेद, समाज में जो झगड़ा उगड़ा होता है ना, वो राजनीति विभेद बन जाता है, राजनीति में वो झगड़ा परिवर्तित हो जाता है। तब क्या होता है कि जिस देश में ये होता है ना, उस देश का विखंडन या बंटवारा एकदम तय होता है। ठीक है, अब हम लोग सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व को जान लेते हैं। मतलब जो हमारा समाज जो विभाजन हो जाता है या समाज में जो विभेद होता है ना, तो इसके 3 तत्व है। कितने तत्व है? 3 तत्व है। तो इन तीनों तत्व को हम लोग बारी-बारी करके अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम हमेशा दुखदाई नहीं होता है। ठीक है, सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम निम्न 3 बातों पर निर्भर करते हैं। तो इन तीनों बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पहला जो तथ्य है या तत्व है, कौन है? स्वयं की पहचान की चेतना। स्वयं की पहचान की चेतना, चेतना मतलब होता है समझ, है ना? तो स्वयं की पहचान की समझ, तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है स्वयं की पहचान की चेतना। ठीक है, सामाजिक विभेद की राजनीति का अच्छा या बुरा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में अपने पहचान के लिए कितनी चेतना है, कितनी समझ है। यदि लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अत्यधिक सचेत हैं और इस क्रम में उन्हें दूसरे की परवाह नहीं है, तो सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम हमेशा बुरा ही होगा। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब लोग अपनी पहचान के प्रति आग्रह का मतलब जिद, अपनी पहचान के प्रति वो अटल है, जिद है, जिद की भावना और दूसरे की पहचान के प्रति दूसरे के लिए दुराग्रह मतलब अच्छा नहीं की भावना को रखने लगेंगे, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा खतरे में पड़ी रहेगी। ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे उत्तरी आयरलैंड के लोग अपने को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के रूप में पहचान बनाए रखना चाहते थे। मतलब जो उत्तरी आयरलैंड जो है, उत्तरी आयरलैंड के लोग जो थे, अपने आप को सिर्फ प्रो प्रोस प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के रूप में पहचान बनाए रखना चाहते थे। इस विभेद में मतलब वो चाहता था कि, है ना, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलबाला हो या नाम हो, किसका हो? प्रोटेस्टेंट जो समूह उसका हो। ये चाहता था कि कैथोलिक का हो, है ना? तो इस विभेद की राजनीति पर जो पड़ा, वो क्या पड़ा? कुपरिणाम पड़ा। कुपरिणाम उभर कर सामने आया। अच्छा परिणाम ये साबित नहीं हुआ। वहीं बेल्जियम के निवासी अपने आप को क्या कहता था कि मैं बेल्जियाई हूँ, मतलब बेल्जियम का निवासी हूँ, बेल्जियाई हूँ। क्या हूँ? बेल्जियाई हूँ। सबसे पहले वो अपने को क्या कहता था कि मैं बेल्जियाई हूँ। उसके बाद बोलता था कि ठीक है, मैं डच भाषी हूँ, डच भाषा बोलने वाले हैं, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, इसके बाद बोलते थे, है ना? तो वो लेकिन जो बेल्जियम के लोग हैं, सबसे पहले अपने आप को बेल्जियाई बोलते थे। क्या बोलते थे? कि मैं बेल्जियाई हूँ, मतलब बेल्जियम का रहने वाला हूँ। ये नहीं बोलते थे कि मैं डची हूँ या कुछ भी हूँ, है ना? सबसे पहले वो क्या बोलता था कि मैं क्या हूँ? बेल्जियाई हूँ। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप, है ना, इसके परिणाम स्वरूप वह सामाजिक विभेद की राजनीति के सुखदायी परिणाम सामने आया था। मतलब यहाँ पे जो हुआ था ना, राजनीति के सुखदायी परिणाम सामने आया था। मतलब वहाँ पे अच्छा हुआ, सब लोग अच्छे से, वहाँ का जो राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? अच्छा हुआ। ठीक है, भारत के लोगों में भी यह भावना जागृत रहने की सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम भारतवासी हैं। भारतवासी क्या है? एक है। भारत के लोगों में भी, है ना, यह भावना जागृत रहने की सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम भारतवासी एक है। यदि यह भावना बनी रही तो कुछ जो असमियों थे, पहले हम लोग जाने थे असमियों के बारे में, तो जो कुछ असमियों हैं या महाराष्ट्रियों हैं, जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, द्वारा कुछ हिंदी भाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार की घटना नहीं घटे, और भाषा के नाम पर सामाजिक विभेद की इस राजनीति का भी बुरा परिणाम सामने नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आसामी जो लोग थे या महाराष्ट्रियों के, मतलब महाराष्ट्र के जो लोग थे या आसामी के जो लोग थे, वे लोग क्या किए थे कि वे लोग जो हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी जो लोग थे, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए थे, है ना? लेकिन वे लोग अगर अपने मन में ये
ठान लेते या ये मतलब बोलते हैं कि मैं भारतवासी हूँ, हम लोग क्या है, एक है, भारतवासी और एक है, तो वे हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, तेलुगु भाषा, इन सब भाषा को ना देखता, वो क्या देखता कि मैं भारतवासी हूँ और सब लोग मिलजुल कर रहता, ठीक है। तो इससे हमारे समाज में अच्छा परिणाम पड़ता और अच्छा परिणाम होता है ना। लेकिन लेकिन वे लोग अपने आप को भारतवासी नहीं समझे, वे लोग आसामी और महाराष्ट्र के जो लोग थे वे लोग हिंदी चीनी करने लगे। तो ये सब जब समाप्त हो जाएगा ना, तो हमारा जो देश में क्या होगा, राजनीति ये सब के मामले में अच्छा परिणाम सामने आएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा जो तत्व था उसको जान लेते हैं। समाज में विभिन्न विभिन्न समुदायों की मांग को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका, एक टॉपिक का नाम है जो हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। समाज समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका, ठीक। विभिन्न समुदाय साथ साथ निवास करते हैं। भारत में विभिन्न समुदाय साथ साथ निवास करते हैं। अलग अलग समुदायों के लोगों की अपने हित के लिए अलग अलग मांगे होती है। समुदाय विशेष किसी कुछ मांगे राष्ट्रहित में नहीं होती और यदि उनकी मांगों को मानने जाने के लिए शासन पर दबाव पड़ता है, तब विभेद की राजनीति का परिणाम कभी सुखदायक मतलब सुखद नहीं हो सकता है। श्रीलंका इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। श्रीलंका जो था वहाँ पे सिर्फ सिंहली भाषा या सिंहली संप्रदाय के या सिंहली समुदाय के जो लोग थे, उनकी मांगों को एकदम मान्यता मिलता था, मतलब उनकी मांगों को माना जाता था। और सारे जो भी और भाषा जो बोलने वाले जो लोग थे, उनकी मांगों को, अल्पसंख्यकों को की मांगों को नहीं माना जाता था, है ना। इसलिए वहाँ पे दुष्परिणाम, अच्छा परिणाम सामने नहीं आया, है ना। तो उसके बाद दूसरा उदाहरण को जान लेते हैं। युगोस्लाविया में भी विभिन्न विभिन्न समुदायों की गलत मांगों को स्वीकार करने का ही परिणाम हुआ कि देश का विखंडन हो गया था, है ना। भारत के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग की मांग मान लिए जाने का अच्छा ही परिणाम सामने आया है, क्योंकि भारत में हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत ज़्यादा बोली जाती है, दोनों भाषा, है ना। तो इन दोनों मतलब एक मांग किया गया था कि हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा, दोनों भाषा ऑफिशियल, मतलब ऑफिस ये या फिर जो भी सरकारी दफ्तर कामकाज हो जो होती है, वहाँ पे इन दोनों भाषा को महत्व दिया जाए। और ये दोनों इन इन सब इनके मांग को पूरा कर लिया गया है। इससे से क्या हुआ कि भारत में एकदम अच्छा परिणाम सामने आया है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा जो तत्व है इसको जान लेते हैं। सरकार की मांगों के प्रति सोच। सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम सरकार की विभिन्न समुदायों की मांगों के प्रति सोच पर निर्भर करते हैं। विभेद की राजनीति के अच्छे परिणाम के लिए यह आवश्यक है कि सरकार विभिन्न समुदायों की उचित मांगों को नजरअंदाज नहीं करे। वैसी मांगे जिनसे दूसरे समुदाय के हितों को चोट नहीं पहुंचे तो सरकार द्वारा मान लेना चाहिए। अच्छा ही परिणाम इससे सब सामने आएगा। राष्ट्रीय एकता के नाम पर अल्पसंख्यकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने का परिणाम प्रायः बुरा ही होता है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी एकदम डिटेल से, एकदम अच्छी तरह से, है ना, हम लोगों का ये लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी ये चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में हम लोग, है ना, इसी चैप्टर का, मतलब लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी जो चैप्टर, इसी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, उसके बाद जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, है ना, मिलान करने वाला है, सही गलत है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद दीर्घ भी है। तो इन सारे को पूरे डिटेल से अच्छे तरह से एकदम सही सही एकदम बढ़िया अच्छा से जान लेंगे। इसके बाद हमारा पहला चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, क्लास 10th का राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, ठीक है। तो अब हम लोग का एक सीरीज चलेगा, या कह सकते हैं एक चैप्टर वाइज चलेगा, कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति शास्त्र को पूरे पूरे 9 चैप्टर इसमें है, तो 9 चैप्टर को मात्र 9 वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से पूरे डिटेल में जान लेंगे, है ना। और इसमें जो भी एक नोट्स के माध्यम से जान लेंगे पूरे एकदम डिटेल में, है ना। इसमें जो भी सवाल दिए हुए, इस सवाल को तो जानेंगे, इसमें जो भी बनाने के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया हुआ है, इन सबको तो जानेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपने से भी प्रश्न को पूछेंगे, ताकि आप लोगों को पूरे डिटेल से समझ में आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हो, है ना। और बहुत ज़्यादा अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, जो भी आपके जो साथी क्लास 10 में पढ़ते हैं, उनको क्या कर दीजिए,
भेज दे, सेंड कर दे, इस चैनल की लिंक को क्या कर दे, सेंड कर दे, ठीक है। अगर इसी तरह का वीडियो आप पाना चाहते हैं, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।